नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज से हम लोग प्रमुख रूप से चर्चा एक स्टार्ट करेंगे और चर्चा हमको क्या स्टार्ट करनी है, सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा। सब्जेक्ट हमारा आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पर, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। सो केमिस्ट्री में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अभी आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हाई स्कूल का भी आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा कि केमिस्ट्री में हमको कहाँ से चीजें स्टार्ट करनी है। सो हाई स्कूल में सब लोगों ने देखा होगा या इससे पहले की क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा है। अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क आपसे कर दें कि सर द्रव्य या पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो सबके दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा कि सर हमने सुन के रखा है पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है। पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। सो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं या द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं सर? द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं 3, ठोस, द्रव और गैस। इसके बारे में भी आपको पता है, आकार और आयतन में जाएंगे। ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन कोई निश्चित नहीं होता है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर एक क्वेश्चन मार्क छोटा सा होगा, क्वेश्चन मार्क क्या है, द्रव्य आखिरकार है क्या। यहां से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट होगी केमिस्ट्री की, और यहीं से हम लोग केमिस्ट्री में एक कॉमन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने सबने सुन के रखा होगा कि केमिस्ट्री में सबसे पहले सिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। सो आखिरकार ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों को पढ़ाया जाता है ये कहां से आया है, सो यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो द्रव्य क्या है आखिरकार, सो द्रव्य की परिभाषा हम लोग देखेंगे। सो द्रव्य की परिभाषा हमने क्या देखा, हमने लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में यानी काफी टाइम पहले क्या माना जाता था कि द्रव्य जो होता है वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। प्राचीन समय में एक परिभाषा मानी गई थी कि द्रव्य जो होता है वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए और एक्सपेरिमेंट में हमको ये पता चला कि परमाणु जो होता है वो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर नहीं बना होता है, बल्कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न खोजों से हमको क्या ज्ञात हुआ, विभिन्न खोजों के माध्यम से यह पता लगाया गया कि परमाणु जो होता है वो स्वयं यानी परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कण कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देखते हैं, और इनके सबके नाम आप परिचित होंगे। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां तक की कहानी तो समझ में आ गई। फिर हमको हाई स्कूल में पढ़ाया गया था कि परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है। मान लिया ये कोई परमाणु है, और हमको हाई स्कूल में ये भी बताया गया था परमाणु के केंद्रीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये क्या हो गया आपका, परमाणु हो गया। इसके केंद्रीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और सबको पता है, सब लोगों ने पढ़ के रखा है कि परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें नाभिक किससे बना होता है, तो आप बताएंगे कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन पाया जाता है सर, न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। अब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे। न्यूट्रॉन को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। सो परमाणु का जो नाभिक होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक के बाहर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। सो हमको क्या पता चला कि परमाणु जो होता है वो स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं सूक्ष्म कणों को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो नाभिक के बाहर लगाते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? क्या 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, 2 लगाएंगे, 10 लगाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, या कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? ठीक है। सो उसको पढ़ने के लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, कैसे इन इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा, सो उसके लिए ये बताया गया, सर आपने पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें या आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन, सर आपने बता तो दिया कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो आखिरकार चक्कर कहाँ लगाएंगे? कोई तो जगह होगी जहां इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे। तो हमको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर किस में चक्कर लगाते हैं, कोश में चक्कर लगाते हैं। किसमें चक्कर लगाते हैं,
कोश में चक्कर लगाते हैं। किस चीज में चक्कर लगाते हैं? कोश में। ठीक है, सो हमने बताया आपको इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोश में चक्कर लगाते हैं। लिख लेंगे इसको यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कहाँ चक्कर लगाते हैं सर? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कोश में चक्कर लगाते हैं। अब कोश में चक्कर लगाते हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि आप कहाँ रहते हैं तो आप कहेंगे सर हम अपने घर में रहते हैं। अगर हम आपसे पूछें आप अपने घर में भी कहाँ रहते हैं तो आप बताएंगे कि अपने घर में हम इस कमरे में रहते हैं। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं नाभिक के बाहर? कोश में चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोश में भी कहां पर चक्कर लगाएंगे? सो यहां से हमको पता चला जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोश में तो रहते हैं, लेकिन कोश में भी कहां रहते हैं? उपकोश में रहते हैं। कहां रहते हैं? उपकोश में रहते हैं या उपकोश में चक्कर लगाते हैं। इन दो वर्ड्स को आप लोग दिमाग में रखेंगे कि कोश और उपकोश। अब इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे, यहीं से हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सो चलते हैं, देखते हैं आगे। ठीक है, हमने आपसे बताया था कि कोश और उपकोश को आप दिमाग में रखेंगे। क्या करना है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आखिरकार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या? ये हमको क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो हमको बताता है कि परमाणु के कोश और उपकोश, वही वर्ड्स हैं जो हमने यहां पर आपको बताए कि परमाणु के कोश और उपकोश में इलेक्ट्रॉन के वितरण को प्रदर्शित करता है। यानी इसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि किसी परमाणु के कोश और उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। सो इसे ही ये प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कोश और उपकोश में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रदर्शित करता है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमारे पास कितनी मेथड हो गई? दो मेथड। कौन कौन सी? या तो हम कोश मेथड से बना लेंगे या तो हम उपकोश मेथड से बना लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हमने आपको बताया, अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आपको बताएंगे कि कैसे बनाया जाएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की कितनी मेथड अभी हमने डिस्कस किया है आपसे? सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की दो मेथड होती हैं। कौन कौन सी मेथड होती है? पहली मेथड हम कोश से बना सकते हैं और दूसरी मेथड कौन सी होती है? उपकोश से बना सकते हैं। उपकोश से बना सकते हैं। कोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग शेल बोलते हैं। और उपकोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सब शेल बोलते हैं। सो अब बात करते हैं कि कोश रहते हैं। ठीक है, मान लिया हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? कोश में रहते हैं। और कोश में भी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? आप कहेंगे सर कोश में भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उपकोश में रहते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार कोश कितनी होंगी, कितने कोश हो सकते हैं और कितने उपकोश हो सकते हैं। तो हम बताएंगे कोश जो होती हैं वो आपकी होती हैं 4। कितनी कोश होती हैं? 4। पहली K, L, M और N। कितने कोश होते हैं? 4 कोश होते हैं। यानी कोई परमाणु है, मान लिया हमारा कोई परमाणु ये है। ठीक है, परमाणु के केंद्रीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु के केंद्रीय भाग को हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक में क्या क्या होते हैं सर? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। अभी हमने पढ़ा हुआ है। हमको ये पता चल गया कि कोश कितनी होती हैं? 4 कोश होती हैं, K, L, M और N। यानी पहली कोश, ये पहली कोश हो गई। यहाँ पर हम दूसरी कोश बना लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग तीसरी कोश बना लेते हैं और इसी प्रकार हम लोग चौथी कोश बना लेते हैं। यानी पहली कोश को हम लोग K बोलते हैं, दूसरी को L बोलते हैं, तीसरी को M बोलते हैं, चौथी को N कोश बोलते हैं। ठीक है, K, L, M और N। यानी ये कोश की संख्या हो गई। हमको ये पता चल गया कि ये क्या है? हमारा है परमाणु है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है सर। अब इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें क्या उपकोश के भी कई फैक्टर होते हैं, तो हमको पता चलेगा जैसे ही हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे तुरंत हमको ये पता चल जाएगा कि उपकोश के भी फैक्टर होते हैं। जो कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब तक हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग ना तो वैलेंसी निकाल पाएंगे, ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे, यानी ना तो हम संयोजकता निकाल सकते हैं, ना ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो उपकोश कितनी होती हैं सर? उपकोश भी 4 होती हैं। पहली उपकोश को S बोलते हैं, दूसरी उपकोश को P बोलते हैं, तीसरी उपकोश को D बोलते हैं और चौथी उपकोश को F बोलते हैं। यानी कोश कितनी हो गई सर? कोश होती हैं 4,
K, L, M और N। उपकोष कितनी होती हैं? उपकोष भी 4 होती हैं। S, P, D और F उपकोष होती हैं। अब हम बात करते हैं कि K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चूंकि हम बात क्या कर रहे थे कि कोष होता है, कोष में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब कौन सी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे हमने बताया था, क्या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10, 15, 20, 50, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे रखेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि K में कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, L में कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, M में कितने रखेंगे या N में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रख सकते हैं। सो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। K में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रखे जा सकते हैं, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार L में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं, 8। इसी प्रकार M में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं, 18 और N में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं, 32। ये क्रम याद रखेंगे, 2, 8, 18, 32। यानी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कोष कितनी होती हैं सर, 4 कोष होती हैं। K, L, M, N। K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। M में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स और N में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार SPDF में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उसको भी लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। S में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। D में कितने रह सकते हैं, 6। D में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 10। F में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 14। यानी 2, 6, 10 और 14। सिर्फ इतना आपको दिमाग में अभी रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 2 मेथड से बना सकते हैं। पहला कोष मेथड से, दूसरा उपकोष मेथड से। अब कोष मेथड में हमको पता है 4 कोष होती हैं, 4 कोष के L, M और N होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स के रखने का क्रम क्या होता है, 2, 8, 18, 32। यानी पहली कोष यानी K कोष में कितने आप इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन। L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन। M में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 18 इलेक्ट्रॉन और N में कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं हम लोग, 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसी प्रकार उपकोष में कितने रख सकते हैं, 2, 6, 10 और 14। ठीक है। सो हमने क्या बताया अभी आपको कि इलेक्ट्रॉन की संख्या उपकोष में कितनी होती है, 2, 6, 10 और 14 उपकोष में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां से एक नियम निकल के आता है और उस नियम का नाम है अफबाउ का नियम। यही नियम हमको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को आखिरकार कैसे रखा जाएगा। ठीक है। सो इस नियम में क्या कहा जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अफबाउ का नियम। ये हमको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन को कोष में कैसे रखना है या इलेक्ट्रॉन को उपकोष में कैसे रखना है। सो सर अभी हम लोग सब लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर लिख दें कोष की संख्या, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कोष, कौन कौन कोष का नाम। बात करते हैं, यहाँ पर हमने अफबाउ का नियम बताया। अफबाउ के नियम में हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कोष की संख्या यानी कितनी कोष होती हैं। सर हमको पता है, आपने बताया था अभी अभी 4 कोष होती हैं, 1, 2, 4। पहली कोष का क्या नाम होता है सर, पहली कोष का नाम होता है K। दूसरी कोष का क्या नाम होता है, L। तीसरी कोष का क्या नाम होता है, M। और चौथी कोष का नाम क्या होता है, N होता है। अब हम बात करते हैं उपकोष के लिए। सर उपकोष के बारे में भी आपको पता है, उपकोष कितनी होती हैं, उपकोष भी होती हैं 4। कौन कौन सी, S, P, D और F, ये उपकोष होती हैं। अब इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोष, ये पहली कोष है, पहली कोष का नाम क्या है, K है। पहली कोष में कितनी उपकोष होंगी, तो आप ध्यान रखेंगे पहली कोष में कितनी उपकोष होती है, 1 उपकोष होती है। दूसरी कोष है, दूसरी कोष का नाम L है, दूसरी कोष में कितनी उपकोष, 2 उपकोष। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, जब पहली कोष में 1 उपकोष, दूसरी कोष में 2 उपकोष, तो तीसरी कोष में कितनी उपकोष, तुरंत दिमाग में आ रहा है सर, तीसरी कोष में 3 उपकोष होंगी। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें कि पहली कोष में 1 उपकोष, दूसरी कोष में 2 उपकोष, तीसरी कोष में 3 उपकोष, तो चौथी कोष में कितनी उपकोष होंगी सर, 4 उपकोष होंगी। कितनी उपकोष होंगी, 4 उपकोष होती हैं। अब बात करते हैं सर इसी तरीके से क्या हम कोष की संख्या ज्यादा मान सकते हैं, सर बिल्कुल मान लीजिए 5, 6, 7 मान सकते हैं। यहां पर मान लेते हैं कोष की संख्या 5 हो गई, 6। ध्यान रखेंगे कि कोष के नाम K, L, M और N के अलावा कोई नाम नहीं होते हैं।
ठीक है। यहाँ पर अपने मन से नहीं कहेंगे सर क्या हम यहाँ पर PQRS लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं सर। कोष की संख्या बढ़ा सकते हैं लेकिन कोष के नाम वेल डिसाइडेड है कि पहली कोष का नाम K होता है, दूसरी का L, तीसरी का M, चौथी का N होता है। अब हम बात करते हैं पहली कोष में एक उपकोष, तो पहली कोष में एक उपकोष हम कौन सी उपकोष लिखेंगे सर, पहली कोष में एक उपकोष, एक उपकोष, पहली कोष में एक उपकोष का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम केवल और केवल किसको ले सकते हैं, S को ले सकते हैं, ठीक है। चूंकि हमको पहली कोष में एक ही उपकोष रखनी है और उपकोष हमारे पास है कितनी, 4 उपकोष हैं, तो एक उपकोष कौन सी है, पहली उपकोष S उपकोष हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमने लिखा कि दूसरी कोष में कितनी उपकोष होती हैं, 2 उपकोष होती हैं। सो दूसरी की बात करेंगे, 2 उपकोष हम ले लेते हैं, पहली कोष कौन सी हो गई, S हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, P हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरी के लिए, तीसरी कोष में कितनी उपकोष हैं, 3 उपकोष हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब कौन कौन से उपकोष ले सकते हैं, S को ले सकते हैं, P को ले सकते हैं और किसको ले सकते हैं, D को भी ले सकते हैं। यानी यहाँ पर हमने क्या लिख लिया। इसी प्रकार हम बात करते हैं चौथी कोष में कितनी उपकोष होती हैं सर, चौथी कोष में भी 4 उपकोष होती हैं। कौन कौन सी, अब हम कौन कौन सी ले लेंगे, अब हम ये चारों उपकोष ले सकते हैं। कौन कौन सी, S, P, D और F। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि पहली कोष है, पहली कोष का नाम K है, दूसरी कोष है, दूसरी कोष का नाम L है, तीसरी कोष है इसका नाम M है, चौथी कोष का नाम N है। पहली कोष में कितनी उपकोष, 1, S ले लिया। दूसरी कोष में कितनी उपकोष, 2 उपकोष ले लिया। चौथी कोष की बात करते हैं, चौथी कोष में 4 उपकोष ले ली। कौन कौन सी, S, P, D और F ले लिया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसी तरीके से 5 में भी हम बात कर लेते हैं। मान लेते हैं चूंकि हमने बताया कि कोष के नाम भी डिसाइड हैं, K, L, M, N होता है, इसी तरीके से उपकोष के नाम भी डिसाइड हैं, S, P, D और F होती हैं। यही आपके उपकोष हैं। इसी तरीके से उपकोष को भी आप नहीं बढ़ा सकते, जिस तरीके से हम कोष के नाम को नहीं चेंज कर सकते, इसी तरीके से उपकोष के नाम को भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे। सो यहाँ पर भी मान लेते हैं 5वीं कोष है, 5वीं कोष में भी 4 उपकोष होंगी। चूंकि हमारे पास 5 उपकोष है नहीं तो 4 ही उपकोष ले सकते हैं, S, P, D और F। इसी तरीके से 6 की बात कर लेंगे और F, 7 की भी बात कर लेंगे, S और F की बात करते हैं, ठीक है। अब अबाउ का नियम आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। करना क्या है, यहाँ पर ये पहली कोष है कि नहीं है, पहली कोष का नाम K था, पहली कोष का पहला ही उपकोष तो है, तो यहाँ पर क्या हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। चूंकि ये 1 क्या दिखा रहा है, यहाँ पर 1 जो होता है ये नंबर आपको दिखाता है कोष को। जो ये पहले नंबर लिखा होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कोष को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, उपकोष को। अगर हमको मिला के पढ़ना पड़े तो हम क्या बताएंगे कि ये है क्या, ये पहली कोष का पहला उपकोष है। क्या है, पहली कोष का पहला उपकोष। अब ये किसके लिए है, ये दूसरे के लिए है। जैसा हमने बताया ये पहला उपकोष है, पहला उपकोष S है, किसका है, पहले कोष का उपकोष है, यानी पहले कोष का पहला उपकोष, उसको हम क्या बोलते हैं, 1S। इसी तरीके से ये दूसरा कोष है, दूसरा कोष के साथ हम क्या लगा दें, यहाँ पर 2 लगा दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये दूसरे कोष का पहला उपकोष। चूंकि दूसरे कोष का पहला उपकोष क्या है, S है कि नहीं है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर भी 2 लगा दें तो हम इसको बोल सकते हैं दूसरे कोष का दूसरा उपकोष। चूंकि ये S क्या होता है, S जो होता है ये पहला उपकोष होता है, P दूसरा उपकोष होता है, D तीसरा उपकोष होता है और F चौथा उपकोष होता है। इसी तरीके से हम जैसे यहाँ पर 1 लगाया, यहाँ पर 2 लगा दिया, चूंकि ये दूसरे के लिए था, यहाँ पर ये तीसरे के लिए है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। यहाँ पर भी 3 लिख दिया हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं, जब यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, तो जाहिर सी बात है सर नीचे जब जाएंगे तो नीचे की तरफ हम लोग लिखते हुए चले जाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे और 4 लिख देंगे। क्यों लिखा, क्योंकि ये चौथे कोष के लिए हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर 5वें कोष के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर 5 लिख दिया। छठे के लिए बात करेंगे, यहाँ पर 7वें के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। सो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर हम कोष के लिए बात कर रहे थे, बात किसकी कर रहे थे, अबाउ के नियम की बात कर रहे थे। अबाउ के नियम ने एक्चुअल में बताया क्या, अबाउ का नियम कह रहा था, अबाउ जो कह रहा था उसमें यह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन को रखा जाए वो किस क्रम में रखा जाएगा। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जब हम रखेंगे सो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1s से स्टार्ट करेंगे। हमेशा आप ध्यान रखेंगे
करेंगे, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है आप हमेशा कहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, 1s से बनाएंगे। कहां से बनाएंगे, 1s, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपको किसमें रखना है, 1s में रखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें रखना है, 1s में रखना है। इसी तरीके से हम फिर पीछे जाएंगे, पीछे जाकर हम इलेक्ट्रॉन उसके बाद किसमें रखेंगे, 2s में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में रखना है, 1s में रखना है। फिर हम पीछे जाएंगे, पीछे जाकर हम किस में रखेंगे, 2s में रखेंगे। इसी तरीके से हम फिर पीछे गए और पीछे जाकर हम इलेक्ट्रॉन को किस में रखेंगे, 2p में रखेंगे, 3s में चले आएंगे, यानी 2p में जाएंगे फिर 3s में जाएंगे। इसी तरीके से हम फिर पीछे जाएंगे, 3p और 4s किस में रखेंगे, 3p और 4s। फिर पीछे जाएंगे और 6s को लेंगे, फिर पीछे जाएंगे 4f को लेंगे, 7s को लेंगे। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, उसको भी हम लोग आगे जैसा होगा उस तरीके से हम लोग बढ़ा लेंगे। ठीक है, सो आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, 1s से स्टार्ट करेंगे। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, सो कहां से स्टार्ट करना है, 1s से स्टार्ट करना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या करेंगे, आप हमेशा उपकोष मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाएंगे। ठीक है, उपकोष मेथड से जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हैं तो कभी भी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। कोष मेथड से बनाने जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सो हम लोग हमेशा प्रेफर क्या करेंगे, उपकोष मेथड से बनाएंगे, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका गलत होने वाला नहीं है। सो यहां से हम देख रहे हैं हमको एक सीरीज मिल गई, यहां से हम देख रहे हैं हमको एक सीरीज मिल गई। अब सीरीज हमारी क्या है, सीरीज को हम लोग नोट कर लेंगे, इसको हटा देते हैं बेटा। ठीक है, यहां से हम लोगों को एक सीरीज मिल गई। सीरीज में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 1s से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, 1s से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, 1s लिख लिया। फिर हम पीछे गए, पीछे जाकर हमने कहां से स्टार्ट किया, 2s से स्टार्ट किया। सो यहाँ पर 1s के बाद हम क्या लिख लेंगे, 2s लिख लेंगे। अब आप लोगों का दिमाग काम करने लगा होगा, आप लोग क्या सोच रहे होंगे, सर अब कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर पीछे जाएंगे और पीछे जाकर सबसे पहले क्या पढ़ा, 2p पढ़ा। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 2p को लिख लेंगे। 2p के बाद क्या आता है, यहाँ पर 3s आता है। और इसी तरीके से हम फिर पीछे जाएंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, 3p आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 5d आता है। 5d के बाद क्या आता है, 6p आता है। और ये सीरीज हमारी बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, सो हमको क्या करना है, अबाव का नेम इतना बड़ा नहीं याद रखना है। हमको क्या याद रखना है, हमको ये सिंपल सी ये सीरीज याद रखनी है। अगर आप ये सीरीज यानी ये क्रम अगर याद रखेंगे तो कभी भी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत नहीं होगा। आप हमारे साथ क्या दोहराएंगे इसको, 1s के बाद क्या आता है, 2s आता है। 2s के बाद 2p आता है, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। इस सीरीज को आपको याद रखना है और याद करने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, कभी भी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत नहीं होगा। ठीक है, सो इतना सारा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, यह सिर्फ एक समझाने का क्रम था जिससे आपको पता चल जाए कि आखिरकार अबाव का नियम जो था वो आखिरकार बताना क्या चाह रहा था। सीरीज को नोट करने के बाद हम लोग अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना स्टार्ट करेंगे। चूंकि हमने बताया था कि परमाणु है, परमाणु के अंदर हमने आपसे क्या बताया था, परमाणु होता है, परमाणु के केंद्रीय भाग को हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक के बाहर क्या होती हैं, कोश होती हैं। कितनी कोश होती हैं सर, सबने पढ़ के रखा है, कितनी कोश होती हैं, 4 कोश होती हैं। पहली कोश को हम लोग क्या कहते हैं, K कहते हैं, दूसरी को L कहते हैं, तीसरी को M कहते हैं, चौथी को N कोश कहते हैं। और ये है क्या, ये आपका क्या है, परमाणु है। केंद्रीय भाग है, ये केंद्रीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक किससे मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनके बाहर चक्कर लगाते हैं। सबको पता है K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों, क्योंकि हमने आपको सिखाया था K, L, M और N। क्या क्रम बताया था, 2, 8, 18 और 32। यानी K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, L में कितने इलेक्ट्रॉन,
8 इलेक्ट्रॉन। m में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और n में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हम लोग प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हमको इतना तो समझ में आ गया है कि हमको सर ने एक सीरीज बता दी है, इस सीरीज को हम लोग फॉलो करेंगे और फॉलो करने के साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए सर फिर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं और देखते हैं। चूंकि हमको पता है उपकोष होती कितनी है, 4 उपकोष होती है कि नहीं होती है? S, P, D और F। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है क्या? ये उपकोष है। इस सीरीज को याद रखना है और इस क्रम को याद रखना है, बस आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत नहीं होगा। लिखते हैं, मान लेते हैं यहां पर हमने क्या लिख लिया, यहां पर हमने लिख लिया इलेक्ट्रॉन और यहां पर हमने क्या लिख लिया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे और यहां पर हम क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाएंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं, हमारे पास कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि किसी परमाणु के नाभिक के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ऐसा तो नहीं कहेंगे। कहां से स्टार्ट करते हैं? नंबरिंग। हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं कि कोई परमाणु है, उसके नाभिक के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? उस परमाणु के नाभिक के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले जब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी स्टार्ट करेंगे हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? 1s से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या लिख लिया? सबसे पहले हमने यहां पर 1s लिख लिया। क्या लिख लिया? 1s। एक चीज और ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को यहां पर दिखाना है। कहां पर? इस बॉक्स के अंदर। कभी भी आप बॉक्स नहीं बनाएंगे। यहां पर हम एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन को दिखाना कहां पर है। आपको इलेक्ट्रॉन को यहां पर दिखाना है। कभी भी आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे कभी भी कोई बॉक्स जैसी चीज यूज नहीं करेंगे। सो यहां पर आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? यहां पर आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1s से स्टार्ट किया। चूंकि आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन था, यहां पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये बॉक्स दिखाता क्या है? ये बॉक्स जो होता है वो आपको क्या दिखाता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। बॉक्स क्या दिखाता है आपको? इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन था, बॉक्स के अंदर आपने कितना इलेक्ट्रॉन लिखा? 1 इलेक्ट्रॉन लिखा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। ठीक है। अब हम मान लेते हैं 1 के बाद क्या आता है? सबको पता है 1 के बाद क्या आता है? 4 आता है? नहीं। कितना आता है? 1 के बाद 2 आता है। चलिए लिख लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 1s से स्टार्ट करेंगे। तुरंत हमने यहां पर क्या लिख लिया? 1s लिख लिया। ठीक है। चूंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 1s लिख लिया, 1s के ऊपर कितना लिख दिया जाएगा? 2 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? चलिए अभी हमने यहां पर क्या लिख लिया? 2 लिख लिया। क्यों? क्योंकि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कोई पूछे कि अगर कोई परमाणु है उसके नाभिक के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसको कैसे पढ़ेंगे? 1s2। क्या बोलेंगे? 1s2। 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे? 1s1। क्या बोलेंगे? 1s1। इसी तरीके से इसको 1s2 बोलेंगे। ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल 3 ही आता है सर, हम कंफ्यूज नहीं है। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे? सो आपके दिमाग में फिर वही आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो कहां से स्टार्ट करना है? 1s से स्टार्ट करना है। ठीक है सर। हमने यहां पर क्या लिख लिया? 1s लिख लिया। अब यहां पर हम क्या लिख दें? 3 लिख दिया। चलिए मान लेते हैं हमने यहां पर क्या लिखा है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो क्या बना? 1s3। फिर इसी तरीके से s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे? केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया वो कहां जाएगा? वो आगे चला जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हम क्या बोलेंगे कि जब हमने लिखा यहाँ पर 3, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे कितने? 3 थे। यहाँ पर लिखा 1s, 1s के ऊपर क्या 3 लिख सकते हैं? आप कहेंगे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे 3, यहाँ पर लिखे 2। अगर 3 से 2 चले गए इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। यानी 3 से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो कहां जाएगा? तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है 1s के बाद कहां आ जाएगा?
2s, 2s लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है कि नहीं। और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं कि नहीं। ठीक है, सो 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 1s2 2s1। इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको हम कहाँ रखेंगे, आगे रखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, मान लेते हैं हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1s से। क्या s के ऊपर हम सीधे सीधे 4 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, आप कहेंगे नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि हमको पता है s में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तुरंत हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 4 से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, 1s के बाद तुरंत क्या आता है, 2s लिख लिया। 2s के बाद में हमने क्या लिखा, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाकी रह गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए थे कि नहीं। अब देखिए 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। बिल्कुल अच्छी बात है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। सो अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का एक मेथड समझ चुके होंगे। आपको करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, सीरीज को फॉलो करना है और सीरीज को फॉलो करते करते हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हुए चलेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 6 के लिए। 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, स्टार्ट कहां से करना है, 1s से स्टार्ट करना है। बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए सर, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाकी रह गए, सबको पता है कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। क्योंकि 6 से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा। जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रखे जाएंगे, 1s तो हमने यूज कर लिया, 1s के बाद हमने क्या लिख लिया, 2s लिख लिया। 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया 2। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4। 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। वो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तुरंत हम किस चीज का यूज कर लेंगे, 2s के बाद किसका यूज करते हैं, 2p का यूज करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे 2 2 2, यानी इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसी तरीके से बात करेंगे 7 के लिए। कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, 1s से स्टार्ट करना है। कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। सर 7 से अगर 2 चला जाएगा तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे। 1s के बाद हम किस चीज का यूज करेंगे, 2s का यूज करेंगे। कितने रखे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। यहाँ पर है कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। रख हमने कितने दिए, 4 रख दिए। अभी भी कितने बाकी रह गए, अभी भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। p में रखे जाएंगे, कहाँ रखे जाएंगे, p में रखे जाएंगे। चलिए सर लिख दिया 2p3। ठीक है, सो क्या देखेंगे, 2 और 2 और 3, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8 के लिए। तो दोस्तों 8 बहुत ही आसानी से बना ले जाएंगे आप लोग, 8 आप लोग बनाएंगे। 9 की बात करते हैं। 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी बनाएंगे तो कैसे, कहां से स्टार्ट करेंगे, 1s से स्टार्ट करेंगे। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर 8 वाला छोड़ क्यों दिया, चलिए 8 वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। 8 वाला कैसे करेंगे, यहां पर क्या लिखा, 1s लिखा। ठीक है, 1s से स्टार्ट करना है। s में सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 8 से 2 चला गया, कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं। 1s के बाद क्या आता है, 2s आता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 6 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाकी रह गए हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए वो कहाँ चले जाएंगे, 2p में चले जाएंगे। सो इसी तरीके से हम बात करते हैं 9 के लिए। 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी बनाएंगे तो 1s से स्टार्ट करना है। क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 9, निकाल कितने दिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास बाकी रह गए, 7 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। जो 7 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए वो कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। आगे का क्रम कौन सा आया, 2s आया। तुरंत हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 2s लिख लिया। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या 7 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, आप कहेंगे नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 लिख लिया, 2s2 लिख लिया। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने, 9। 9 से अगर 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए सर, 5 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। जो बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन है, 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है। ठीक है सर, तुरंत यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 2p5। ठीक है, क्या लिख लिया, 2p5। अब हम p में इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आ गया होगा कि आखिरकार सर
एस में तो हमने 2 रखे, पी में हम 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 5 इस तरीके से हम रखते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन कहां तक रखेंगे? तुरंत हमने देखा सर पी में हम 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख सकते हैं। जब हम आगे बनाएंगे तो देखेंगे जैसे ही पी में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तुरंत हम कहां चले जाएंगे? डी वाले में चले जाएंगे। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर लिख दिया। अब इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 10 का। चलिए दोस्तों देखते हैं 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा। हमने बताया था जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे हमेशा स्टार्ट कहां से करना है, बस इतना दिमाग में रखिए, हमेशा आपको स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट हमेशा आपको सीरीज में 1s से स्टार्ट करना है। हमने यहां पर क्या लिख लिया? 1s लिख लिया। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने? टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है। एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं सर? हमको पता है एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एस में तो इलेक्ट्रॉन रखा नहीं जा सकता, तो कहां जाएंगे? 2s के पास जाएंगे। जो 2s लिखा हुआ है, फिर वही बात है सर, एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। या सर 10 से 4 अगर जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे। बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2p में आसानी से चले जाएंगे। यहां पर हमने क्या लिख लिया? 2p6। इस तरीके से हमने 1 to 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया हुआ है। करना क्या है? सीरीज को फॉलो करना है। इस सीरीज को फॉलो करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से आपके बनते रहेंगे। चलिए फिर इसी क्रम में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो हम आपसे कहें कि 11 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि हमको एक सीरीज पता है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमको चलना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा आसानी से बनता हुआ जाएगा। ठीक है सर, जैसे ही 11 लिखा, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए स्टार्ट कहां से किया सर? तुरंत। अब तो सबको समझ में आ गया होगा कहां से स्टार्ट करेंगे? 1s से। s में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? s में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं। 1s के बाद में क्या आता है? 2s आता है। तो चूंकि हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन है। s में रह कितने सकते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब 9 से भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 7 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। अब हम बात करते हैं जो ये 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ये कहां जाएंगे? s के बाद यहां पर क्या आया हुआ है? क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन हम यहां पर लिख सकते हैं? आपके मन में आया होगा सर बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमको पता है p में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जा सकते। लिख दिया यहां पर 6 लिख दिया। ठीक है, अभी भी आपके पास जब 7 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिए, तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अब 2p के बाद सर क्या आया हुआ है? 3s लिख लिया। अब जो ये 1 इलेक्ट्रॉन था, क्या ये s में रह सकता है? सर बिल्कुल रह सकता है, 1 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया? 2 2 4 6 10 और 1 11। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है? 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। चलिए सर एक और यहां पर बना लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास 12 हो गई तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा? 1s से स्टार्ट करना है। s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते। अगर 2 से ज्यादा नहीं रह सकते तो 2 रख दिए। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? आगे जाएंगे। यहां पर हमने क्या लिख लिया? 2s लिख लिया। अब 2s में भी s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अभी भी आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है? बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? तुरंत आया 2p। क्या 2p में हम 8 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो p में कितने रखे जा सकते हैं? केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं। अब जब यहां पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन रख लिए, ये बचे हुए अब कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? सर आगे क्या दिया हुआ है? 3s। ये जो 3s हो गया, अब s में कितने इलेक्ट्रॉन, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए थे? 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए थे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या यहां पर लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, 12 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है? यहां पर भी 12 इलेक्ट्रॉन आपके है। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे भी बनाएंगे और देखते चलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिरकार कैसे बनेगा। ठीक है, अब 12 के बाद हम 13 नहीं बनाएंगे, 14 नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो आसानी से आप बना ले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग बनाते हैं किसका? 15। चलिए अब देखते हैं 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा। अब इसको थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड से करना सीखिए। कैसे करेंगे? तुरंत जैसे ही 15 लिखा हुआ है, तुरंत हमने यहाँ पर क्या लिखा? 1s लिखा।
s में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। 1s के बाद क्या आता है? 2s आता है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब इनको जोड़ेंगे, कितना हुआ? 2 और 2 4 हुआ। यहाँ पर है कितने इलेक्ट्रॉन? 15। 15 से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जो 11 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे सर? तुरंत हमने क्या लिखा? 2p लिख लिया। क्या 2p में हम डायरेक्ट 11 लिख सकते हैं? आप कहेंगे नहीं लिख सकते। कितना लिख सकते हैं p में? p में हम लिख सकते हैं केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स को लिख सकते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 2 4 और 6 10। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं? 5 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 2p के बाद क्या आता है? 3s लिखा। 3s s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। अभी भी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, वो कहाँ जाएंगे? 3p में। तुरंत यहाँ पे क्या लिखा? 3p3। जोड़िए जरा, क्या इधर 15 है तो इधर 15 है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसी प्रकार हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 का, फिर हम बनाएंगे 20 का। ठीक है, चलिए सर 17 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हो तो क्या हम बना ले जाएंगे? बिल्कुल सर, आसानी से बना ले जाएंगे। 1s लिखा, s पे कितना इलेक्ट्रॉन लिखा? 2 इलेक्ट्रॉन लिखा। s पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। 1s के बाद क्या आता है? 2s आता है। 2s लिख लिया। 2s के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन लिख लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। 2p में जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा? p में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2p6। 3s आएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा? 3s लिख लिया। s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? सर जो 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो किस में चला जाएगा? 3p5। देखिए क्या 17 हुआ कि नहीं हुआ? ये बिल्कुल सही बना हुआ है। और आप लोग अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 का। अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। लिखेंगे 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स, बोल बोल के थोड़ा सा बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बनेगा। s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। 1s के बाद क्या आता है सर? 2s आता है। 2s लिख लिया। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहां पर भी लिख लिया। 2s के बाद क्या आता है? 2p आता है। यहां पर लिख लिया 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। 6 लिख लिया। अब उसके बाद 2p के बाद क्या आता है सर? 3s। 3s लिख लिया। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? सर हमको पता है s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए। अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए। 2 2 4 6 10 2 12। यहाँ पर है कितने? यहाँ पर है 20। अगर 20 में 12 चले गए तो कितना बचा? 8 बचा हुआ है। यानी अभी भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। जो बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे? 3s के बाद क्या लिखते हैं? 3p लिखते हैं। क्या 3p में हम डायरेक्ट 8 लिख दें? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ये तो गलत कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि p में हम 8 इलेक्ट्रॉन लिख ही नहीं सकते। कितने लिख सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हमने 8 को हटाया, यहाँ पर क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। अभी आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है? 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 20 से अगर 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अब वो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? 3p के बाद में क्या आया हुआ है? 4s आया हुआ है। s पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं सर। क्यों? देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सो इसी तरीके से हम किसका बनाएंगे? 22 का बनाएंगे, 25 का बनाएंगे। 22 का देखते हैं कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 22 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए फिर वही बात है, क्या करेंगे? 1s से स्टार्ट करना है। s पे कितना इलेक्ट्रॉन रख दिया? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या लिखा? 2s लिखा। 2s पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। जब 2s पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, अब 2s के बाद क्या आता है सर? 2s के बाद आता है 2p। 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिया? 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। 2p के बाद क्या आता है? 3s आता है। 3s के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन लिख दिया? 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। 3s के बाद क्या आता है? 3p आता है। 3p के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं सर? 3p के ऊपर हम 6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। अब जरा ऐड करेंगे, कितना हुआ? 2 2 4 6 10 2 12 6 18। यहाँ पर है 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने लिखे हुए अभी केवल 18 इलेक्ट्रॉन। अभी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए? 22 से अगर 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह जाएंगे। बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 3p के बाद में सर क्या आता है? 4s आता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाकी कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है तो क्या यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं?
आप कहेंगे नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहां से इस 4 को हटाया, यहां पर हमने क्या लिखा? 2। अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है? 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4s के बाद क्या आता है? 3d आता है। ठीक है सर, यहां पर हमने क्या लिखा? 3d। अब 3d लिखा है, 3d में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह गए थे। चलिए सर देखते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 2 22। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 22 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 22 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।